नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानियों की महफिल यूट्यूब चैनल पर। एक अन्नदान करने वाली संस्था के सीईओ ने एक महिला मानसिक आश्रम का दौरा किया। वहाँ एक कमरा था जिसमें 30 महिलाएं कैद थीं। वे बहुत ही खतरनाक थीं। लंबे नाखून, बिखरे हुए बाल और बार बार एक दूसरे पर हमला कर रही थीं। लेकिन उन्हें अलग रखना संभव नहीं था, इसलिए सभी को एक बड़े हॉल में रखा गया था। सीईओ की नजर उस कमरे की दीवारों पर पड़ी जहां कुछ बहुत सुंदर और विचारशील वाक्य लिखे हुए थे। अक्षर बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि सीईओ को तुरंत अंदाजा हो गया कि इन 30 महिलाओं में से कम एक महिला ऐसी है जो वास्तव में मानसिक रूप से बीमार नहीं है, बल्कि नाटक कर रही है। उन्होंने वहां के प्रबंधक से कहा, इन सभी महिलाओं में से एक महिला ऐसी है जो पागल नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसने यह पागलपन क्यों अपनाया है, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत होशियार है। इस पर प्रबंधक ने जवाब दिया, सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन सभी की जांच की है और ये सभी सच में मानसिक रूप से बीमार हैं। इसके बाद सीईओ ने वहां के रसोई कर्मचारियों से कहा, आज रात के खाने में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दो। रात 9 बजे जब सभी महिलाओं को खाना परोसा गया, तब अचानक धनराज एक एनजीओ चलाते थे और हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। आज उन्हें एक मानसिक अस्पताल का दौरा करना था, जहां मानसिक रूप से अस्थिर महिलाओं को रखा जाता था। उन्होंने इस अस्पताल के लिए दान देने की घोषणा भी की थी, जिससे प्रबंधन ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। जैसे जैसे धनराज मानसिक अस्पताल के परिसर में प्रवेश करते गए, उनका भव्य स्वागत किया गया। यह उनके लिए एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसी महिलाओं को इतने करीब से नहीं देखा था। यह देखकर उन्हें कुछ डर जैसा महसूस होने लगा, क्योंकि वहां मौजूद महिलाओं की जोर जोर से चीखें सुनाई दे रही थीं। उनकी बाल बिखरे हुए थे और वे एक दूसरे पर हमला कर रही थीं। इस वजह से उनके शरीर और चेहरे पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। धनराज साहब ने प्रशासन से पूछा, इन महिलाओं को अलग नहीं रखा जा सकता क्या, क्योंकि वे तो लगातार झगड़ती रहती हैं। इस पर प्रबंधक ने कहा, साहब, यह हमारा दुर्भाग्य है। हम इन सभी महिलाओं को एक बड़े हॉल में रखते हैं और हमारे पास ऐसे 5 हॉल हैं जहां लगभग 150 महिलाएं रहती हैं। हर महिला को अलग कमरे में रखना हमारे लिए संभव नहीं है। साथ ही हम उन्हें हमेशा रस्सी से बांधकर भी नहीं रख सकते। वे झगड़ती हैं, लेकिन आज तक किसी भी महिला ने दूसरी महिला पर जानलेवा हमला नहीं किया है। पिछले कई वर्षों में हमारे परिसर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिससे किसी महिला की जान गई हो। धनराज उस कैद खाने के करीब गए, तभी अचानक उनकी नजर जेल की दीवारों पर पड़ी। वहां एक महिला ने अपने नाखूनों से दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। लिखावट बहुत बारीक थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पढ़ा जा सकता था। उन दीवारों पर अत्यंत बुद्धिमान विचार लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर धनराज हैरान रह गए। उन्होंने प्रबंधक से कहा, इन 30 महिलाओं में से एक महिला बिल्कुल भी पागल नहीं है। उसने बस पागल होने का नाटक किया है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। प्रबंधक हंसते हुए बोला, सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ये सभी महिलाएं पहले मानसिक अस्पताल में थीं। डॉक्टरों की पुष्टि के बाद ही उन्हें इस पागल खाने में भेजा गया है। इसलिए यह संभव ही नहीं है कि इस समूह में कोई सामान्य महिला हो। धनराज ने कहा, मेरी नजर मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं यह दावा तो नहीं करूंगा कि मेरी बात 100% सच है, लेकिन कम से कम मुझे इसकी पुष्टि करनी है। जब तक मैं इस सच्चाई को जान नहीं लेता, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मैनेजर ने कहा, सर, आप हमारे पास आए, हमने आपके लिए दावत का आयोजन किया है। धनराज साहब ने दोपहर का भोजन किया और फिर रसोइये से कहा, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो, तुम्हारे हाथ में लज्जत है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। रसोइये ने कहा, सर, आप बस आदेश दीजिए। धनराज ने कहा, आज रात के खाने में जो तुम इन पागल औरतों को देने वाले हो, उसमें थोड़ा ज्यादा नमक डाल देना। ये सुनकर रसोइया आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर, मुझे आपकी बात का अर्थ समझ नहीं आया।
इस पर धनराज ने कहा, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। रसोइये ने धनराज साहब के आदेश के अनुसार खाने में ज्यादा नमक डाल दिया और जब उन औरतों को खाना दिया गया तो धनराज जेल के बाहर से उन्हें ध्यानपूर्वक देखने लगे। मैनेजर और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, साहब, आप आखिर देख क्या रहे हैं? लेकिन उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। धनराज हर महिला को ध्यान से देख रहे थे। वे सभी भूखी थीं और खाने में मग्न थीं। कुछ समय बाद धनराज साहब ने एक विशेष महिला की ओर इशारा किया और एक महिला गार्ड से कहा, इस महिला को जेल से बाहर निकालो। अगर तुम अकेले नहीं कर सकती तो अन्य गार्ड्स की मदद लो। 3 महिला गार्ड जेल में गईं और उस महिला को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पागल महिला, उसकी आंखों में एक अलग तरह का खौफ था। उसकी आंखों से पागलपन झलक रहा था। वह किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रही थी। आखिरकार उसे जबरदस्ती घसीटकर बाहर लाया गया। धनराज साहब ने मैनेजर से कहा, मुझे इस महिला से अकेले में कुछ बात करनी है। मैनेजर ने कहा, साहब, आप इससे कैसे बात करेंगे? इसकी हालत देखिए, इसकी हरकतें देखिए। ये पिछले 2 महीनों से नहाई भी नहीं है। इसके नाखून बड़े हो गए हैं और ये आप पर हमला भी कर सकती है। धनराज शांत स्वर में बोले, मैं यहाँ एक मेहमान हूँ, इसलिए आज तुम्हें मेरे हर शब्द का पालन करना होगा। उस स्त्री को एक अलग कमरे में ले जाया गया। धनराज अंदर गए और उससे उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमने लगी, जैसे कि वह किसी को खोज रही हो या कमरे में ऐसी कोई वस्तु ढूंढ रही हो जिससे वह धनराज साहब पर हमला कर सके। धनराज उस स्त्री से बोले, बहन, मैं समझ गया हूँ कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मुझे सच बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे अपना बड़ा भाई समझो। मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धनराज साहब के इन शब्दों के बावजूद भी उस स्त्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। लगभग 15 से 20 मिनट तक धनराज साहब ने अलग अलग तरीकों से उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया और एक भी उत्तर नहीं दिया। आखिरकार धनराज कुर्सी से उठे और वापस जाने के लिए निकल पड़े। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर उस स्त्री की ओर देखा और बोले, मैं अब जा रहा हूँ और शायद दोबारा लौट कर न आऊं। तुम्हें जिंदगी भर इन पागल औरतों के बीच रहना पड़ेगा। ये बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन तुमने इसे खुद चुना है। जैसे ही धनराज दरवाजे से बाहर निकले, वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी। ये देखकर प्रबंधक हैरान रह गए। उन्होंने धनराज साहब से कहा, सर, इससे पहले इस स्त्री ने कभी नहीं रोया, लेकिन आज ये रो रही है। आपने कैसे पहचाना कि यह पागल नहीं है? धनराज बोले, जब महिलाएं खाना खा रही थीं, तो उसमें बहुत ज्यादा नमक था। अगर कोई सच में पागल हो और उसे कोई नापसंद चीज खिलाई जाए, जैसे कि बहुत कड़वा या बहुत ज्यादा नमकीन भोजन, तो उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन एक समझदार इंसान अगर ऐसा कुछ खाए तो उसके चेहरे से ये साफ झलकता है कि वह जबरदस्ती खा रहा है और उसे वह पसंद नहीं आ रहा। वह स्त्री, जिसका नाम मुझे नहीं पता, जबरदस्ती खाना खा रही थी। वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। आज कई वर्षों बाद वह दिल खोलकर रोई है। उसे अपने मन की पीड़ा बाहर निकालने दो। लगभग आधे घंटे तक वह रोती रही। इसके बाद धनराज फिर कमरे में आए और उससे पूछा, तुम खुद पर ऐसा अन्याय क्यों कर रही हो? ये कैसी सजा चुनी है तुमने? आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मेरा नाम अर्निका है। ये जो सजा मैंने चुनी है, शायद वह भी कम है। आज से 6 साल पहले मेरी शादी तय हुई थी। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, बस बारात के आगमन का इंतजार था। मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। मैंने दिल से उससे प्यार किया था और अपने सपनों में उसे संजोया था। उसका नाम रोहन था। जब मुझे उसकी तस्वीर दिखाई गई तो मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। वह एक शिक्षित युवक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह भी मुझसे प्यार करता है या फिर सिर्फ अपने परिवार के कहने पर यह विवाह स्वीकार कर रहा है। मेरे हाथों पर लगी मेहंदी बहुत गहरी रची थी। जो भी उसे देखता वह कहता,
तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा मेरी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि बारात आने में देरी हो रही थी। यह चिंता सिर्फ मुझे ही नहीं थी, बल्कि मेरे माता पिता के चेहरे पर भी साफ झलक रही थी। मेरे पिताजी बार बार मेरी होने वाली सास को फोन कर रहे थे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार मेरे बड़े भाई को वहां भेजा गया। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और जाकर देखा कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि रोहन घर से चला गया है। वह कहाँ गया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब वह वापस आएगा तब हम बारात लेकर आएंगे, ऐसा बताया गया। मेरे भाई को यह सुनकर जोर का झटका लगा। जिसकी शादी हो रही थी वह अचानक गायब हो गया। ये कोई छोटा बच्चा नहीं था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। इस पर मेरी सासू माँ कहने लगी, नहीं, वह वापस आएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, थोड़ा मंदिर में रुकिए। इस पर रोहन के छोटे भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों इन बेचारे लोगों को मंदिर में इंतजार करने के लिए कह रही हो और उनकी बेइज्जती कर रही हो? सच्चाई ये है कि उसे शादी करनी ही नहीं थी। आपने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी, इसलिए वह घर से भाग गया और अब वह वापस नहीं आएगा। रोहन की माँ उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा भाई सब कुछ समझ चुका था। वह उदास चेहरे के साथ वापस आया और पिताजी को सब कुछ बता दिया। यह सुनते ही पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शादी के हॉल में मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कोई दूल्हे को दोष दे रहा था तो कोई मुझे बदकिस्मत कह रहा था। हर किसी के मुंह पर अलग अलग बातें थीं, लेकिन मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे सिर्फ अपने पिताजी की चिंता हो रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं पिताजी को संभालने लगी। शादी में बुलाए गए मेहमान एक एक करके जाने लगे, लेकिन करीबी दोस्त और रिश्तेदार पिताजी और भाई को सांत्वना दे रहे थे और वहां से जाने के मूड में नहीं थे। मेरी बड़ी 2 बहनों के पति भी वहां आ गए थे, लेकिन उन्होंने पिताजी को संभालने के बजाय उल्टा हमें ही दोष देना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, जिस लड़की की बारात में दूल्हा न आए वह शुभ संकेत नहीं होता। उन्होंने मुझे मनहूस करार दे दिया। पिताजी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। मेरा एक भाई डॉक्टर के पास गया, लेकिन पिताजी किसी भी हालत में अस्पताल जाने को तैयार नहीं थे। उन्हें वहीं रहना था। अचानक लोगों की भीड़ में से एक आदमी उठा और बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। वह मेरे पिताजी के एक दोस्त का बेटा था, मध्यम कद का और सांवले रंग का था। पिताजी ने यह सुनते ही थोड़ा अच्छा महसूस किया। पिताजी के मित्र यशवंतराव, जो उस शादी में मौजूद थे, उनके पास पिताजी गए और पूछा, तुम्हारा बेटा सच में यह कह रहा है? वह मजाक तो नहीं कर रहा? यशवंतराव ने जवाब दिया, यह मजाक करने का समय नहीं है। क्या रिश्तों में कोई मजाक करता है? पिताजी के लिए यह बात किसी संजीवनी से कम नहीं थी, क्योंकि इस शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। यही एकमात्र तरीका था जिससे पिताजी अपमान से बच सकते थे। इस मुश्किल समय में उनके दोस्त ने उनका साथ दिया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने अपने पिता से अनुमति मांगी। पापा, मैं अर्निका से शादी करना चाहता हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? यशवंतराव ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पिताजी भी खुश थे, मेरे भाई भी संतुष्ट थे। चलो, अब इससे छुटकारा मिला। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति मुझे थी। कहाँ रोहन और कहाँ यह सांवले रंग का अर्जुन, जिसका चेहरा देखना भी मुझे पसंद नहीं था। उसकी लंबाई भी मुझसे 2-3 इंच कम थी। और मैं ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती थी जो मेरी बराबरी का नहीं था? मैंने तो बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन मैं वहां मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैंने इनकार कर दिया होता तो पिताजी की तबीयत और बिगड़ जाती। वह मेरा इनकार सहन नहीं कर पाते, इसलिए मैंने मन पर पत्थर रखकर हाँ कह दिया। पिताजी ने मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। जब हम घर से निकले तो उसने अपनी टैक्सी का दरवाजा खोला। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक टैक्सी ड्राइवर है। असल में सच्चाई यह थी कि वह अपनी ही टैक्सी में शादी में आया था और शादी में आए मेहमानों को भी उसने ही लाया था। इस खास मौके पर भी वह अपने यात्रियों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वापस जाते समय वह यात्री नहीं
बल्कि एक खूबसूरत नववधू लेकर जाएगा। और मैं अपने नसीब को कोस रही थी कि अर्जुन के रूप में मुझे ऐसा पति मिला जिसका चेहरा देखने की भी मेरी इच्छा नहीं थी। भले ही उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी, फिर भी वह अपने भाग्य पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसे हालात बन जाएंगे। अर्निका हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। उसके बाद जब मैं उसके घर के दरवाजे पर पहुंची तो घर शुरू होते ही खत्म हो गया। वह एक बहुत ही छोटा सा घर था, सिर्फ 2 कमरे थे। यह एक जर्जर हालत में आया हुआ घर था। जहां वह मुझे लेकर आया था, वह मुझे एक कमरे में ले गया जहां एक छोटे से पलंग पर सफेद चादर बिछी हुई थी। मैं उस पलंग पर बैठ गई। यह घर बहुत ही छोटा था। मैं अपने भाग्य पर अचंभित थी। कुछ ही समय पहले सब कुछ ठीक था। आंखों में बड़े बड़े सपने सजाए थे और मेरी बहनें बार बार कह रही थीं कि अर्निका का नसीब कितना अच्छा है। हम दोनों बहनों से ज्यादा उसे अच्छा पति मिला और घर भी बहुत सुंदर है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया, इतनी तेजी से कि संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब परिस्थितियों को देखते हुए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि वक्त ही ऐसा था। नहीं तो मैं कभी इसके लिए तैयार नहीं होती। वह बोला, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वह स्टील के गिलास में पानी लेकर आया। सच कहूँ तो मैंने कभी भी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। हमेशा कांच के गिलास में ही पानी पीती थी। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, लाडली थी और दिखने में भी सुंदर थी, इसलिए मेरे नखरे देखने लायक थे। मैंने कभी भी बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि मेरे हाथ खराब न हो जाए, और खाना भी ज्यादा नहीं बनाया था क्योंकि इससे चेहरा काला पड़ सकता था या मुंह से आ सकते थे। ऐसा मुझे डर था। मैं अपनी खूब देखभाल किया करती थी। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया, 2 घूंट पानी पिया और फिर उसे वापस दे दिया। वह मेरे सामने बैठा और बोला, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे इसका बहुत दुख है। मैंने मन ही मन सोचा कि ये गलत ही हुआ, क्योंकि मेरी किस्मत ने मुझे तुम्हारे पास ला दिया। कम से कम मेरे पिताजी ने तो एक बार देखना चाहिए था कि वह किस इंसान के साथ अपनी खूबसूरत बेटी को भेज रहे हैं। अगर रोहन भाग गया था तो इसका मतलब यह नहीं था कि मैं जीवन भर अविवाहित बैठी रहती। कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर मिल जाता, लेकिन कम से कम अर्जुन तो मेरी किस्मत में नहीं होना चाहिए था। खैर, मैंने तय कर लिया था कि कुछ समय उसके साथ रहूंगी और फिर तलाक लेकर घर लौट जाऊंगी, क्योंकि उसके साथ रहना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। रात में सोने से पहले वह मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे कहा, सुनिए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वह बोला, बोलो, क्या कहना है? मैंने साफ साफ कह दिया, मैं फिलहाल मानसिक रूप से किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कोई संबंध नहीं रख सकती। वह शांति से बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अधिकार मैं नकार नहीं सकता। ये कहकर उसने चादर ली, तकिया उठाया और बाहर आंगन में चारपाई पर सोने चला गया। तो मार्च का महीना था, इसलिए न ज्यादा गर्मी थी न ज्यादा सर्दी। वह बाहर सोया और मैं कमरे में अकेली सोई। सुबह वह मंदिर जाने के लिए उठा और मुझे भी जगाया। मैं इससे पहले कभी भी सुबह जल्दी उठकर मंदिर नहीं गई थी, लेकिन उसके कहने पर मैं गई। मैं बस रोते रोते प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे साथ यह क्या हो गया? मेरी कौन सी गलती की यह सजा है कि मेरी किस्मत में यह आदमी आया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। टैक्सी चलाने के लिए निकलने से पहले उसने कहा, अलमारी में तुम्हारा सारा सामान है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। और फिर वह घर से निकल गया। उन कपड़ों में मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। अलमारी खोली तो उसमें सारे मर्दों के कपड़े थे। मैंने उनमें से एक सूट निकाला और पहन लिया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें रेडीमेड कपड़े थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, ये कुछ कपड़े लिए हैं, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएंगे। वैसे तो तुम पर मर्दों के कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी ये कपड़े ले आया हूँ। मैंने उसके कहने पर कुछ जवाब नहीं दिया, बस कपड़े उसके हाथ से ले लिए। फिर मैंने कपड़े बदले और जब वह कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, कृपया गुस्सा मत होइए, लेकिन मैं आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। वह बोला, मुझे तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन अब शादी को कई दिन हो चुके हैं, अब तो तुम्हें मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए। अगर आप दे दें
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह हैरानी से बोला, इतने लोगों के सामने तुम यह क्या कह रही हो? अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा ही नहीं होता। मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे आप पसंद नहीं हैं और मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन मैं आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। अचानक पड़ोस की छत पर एक युवक घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया और हाथों से इशारे करने लगा, लेकिन मैंने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बहुत ही आकर्षक था, मेरे पति से कई गुना ज्यादा सुंदर। पहले दिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन जब मैं धूप में चाय पी रही थी तो वह फिर से छत पर दिखा। उसके इशारों से मुझे समझ में आया कि वह मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है। उस घर में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने भी उसे इशारों से अपना नंबर दे दिया। हमारी बातें शुरू हो गईं। उसका नाम आकाश था। पहली बार जब उसने फोन पर बात की तो कहा, आप बहुत सुंदर हैं। उस टैक्सी वाले की तो किस्मत चमक गई जिसे आप जैसी पत्नी मिली। मैं हंसकर बोली, हाँ, उसकी किस्मत तो अच्छी है, लेकिन मेरी बहुत खराब है, तभी तो मुझे ऐसा पति मिला। आकाश ने मुझसे पूछा, ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारी शादी उससे कैसे तय हुई? मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वह बोला, कितना गलत हुआ। अगर मैं वहां होता तो यह शादी कभी नहीं होने देता। मैंने उदास स्वर में कहा, जो होना था वो हो गया। आकाश ने कहा, तुम कोई वस्तु नहीं हो कि किसी के भी गले में बांध दी जाओ। अपने जीवन के फैसले लेने का तुम्हें पूरा हक है। मैं उससे बात कर रही थी, तभी अचानक मेरा पति घर में आ गया। उसने कहा, यहाँ मत बैठो, सामने वाली छत पर कुछ आवारा और बदतमीज लड़के आते हैं, वे तुम्हें परेशान करेंगे। यह सुनकर मैं चुपचाप कमरे में चली गई। मेरे मन में यही ख्याल आया कि यह आदमी भले ही आवारा हो, लेकिन तुमसे तो बेहतर ही है। मेरे दिन आसानी से कट रहे थे, लेकिन तुम्हारे लगातार के हंगामे से मेरा समय भी शांति से नहीं गुजर रहा था। अब तो ये रोज का ही सिलसिला बन गया था। जैसे ही मेरा पति घर से बाहर जाता, मैं आकाश से फोन पर बात करने लगती। उससे बात करके मुझे अच्छा महसूस होता। एक बार आधी रात को उसका फोन आया। मैं बाहर आंगन में गई। वह बोला, तुम्हें देखने के बाद से मैं पागल हो गया हूं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने उससे पूछा, तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? वह बोला, मिलने के बाद जान पहचान हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल इतना कह सकता हूं कि तुम उस काले टैक्सी वाले की पत्नी हो। सच कहूं तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैंने कहा, हाँ, हुआ है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? वह बार बार अपने प्यार की कसम खा रहा था। मैंने उससे पूछा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो क्या तुम वह करोगे जो मैं कहूंगी? वह बोला, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं, बस एक बार मेरी परीक्षा लो। मेरे मन में एक योजना थी। भले ही मैं तुरंत कुछ करने वाली नहीं थी, फिर भी मैंने सहजता से कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हें आजमा कर देखूंगी। उसी शाम मेरा पति घर आया और बोला, तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर के लिए चल रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वह बार बार जिद कर रहा था। मैं उसके साथ उसकी टैक्सी में बैठकर एक होटल गई। सच तो यह था कि वह इतना महंगा होटल अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। हम दोनों एक कोने की टेबल पर बैठे। वह बोला, क्या खाओगी? मैंने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, जो तुम्हारे मन में आए ऑर्डर कर लो, क्योंकि जो मैं मंगवाऊंगी उतने पैसे तुम्हारी जेब में नहीं होंगे। वह हंसकर बोला, चिंता मत करो, मैंने कई दिनों से बचत की है, जो तुम्हें चाहिए मंगवा सकती हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैंने फिर अपनी पसंद का रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना ऑर्डर किया। उसके बाद आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाते समय थोड़ी मेरे कपड़ों पर गिर गई, तो उसे साफ करने के लिए मैं वॉशरूम में चली गई। वहां एक लड़का मुझे देख रहा था और अजीब हरकतें कर रहा था। वह मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैं उससे बहस कर रही थी, तभी अर्जुन ने सुना और वहां आ गया। उसने उस आवारा लड़के को जोरदार मारना शुरू कर दिया। उस लड़के ने भी अर्जुन से लड़ाई की, लेकिन अर्जुन ने उसे बुरी तरह पीट दिया। इससे अर्जुन की नाक पर चोट लग गई और उसकी नाक से बहुत खून बहने लगा। वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। होटल के मैनेजर को भी वहां आना पड़ा। आखिरकार सभी ने मिलकर उस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
मैंने पहली बार अर्जुन को इतने गुस्से में देखा था। घर आने के बाद उसने मुझसे कहा, तू मेरी इज्जत है। उसे मेरी इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन सवाल यह था कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। वह मुझे पसंद नहीं था। मैं इंसान का स्वभाव नहीं देख रही थी, बल्कि उसके रूप रंग की दीवानी थी। अर्जुन का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हमेशा मंदिर जाता था। उसने कभी किसी स्त्री की ओर बुरी नजर से नहीं देखा था। वह मेहनती था और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने वाला इंसान था। उसका स्वभाव बहुत नेक था, लेकिन उसका सांवला रंग और कम कद मुझे पसंद नहीं था। मैं सिर्फ अच्छे चेहरे और आकर्षक व्यक्तित्व की दीवानी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी आकाश का फोन आया। मैंने उससे कहा, तूने दावा किया था, अब मैं तुझे आजमाने वाली हूं। मुझे इस इंसान से छुटकारा चाहिए। तू कुछ भी करके इसे मेरे रास्ते से हटा दे। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने कह दी। उसने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं यह कर दूंगा। आज रात ही उसने अर्जुन को खत्म करने की साजिश रची थी। मेरा पति थककर गहरी नींद में सो रहा था। आकाश दीवार फांद कर घर में आया और उसने जोर से डंडे से अर्जुन के सिर पर वार कर दिया। मैंने अपनी नींद में पड़े उस बेचारे इंसान की जान ले ली। उसके बाद मैं आकाश को लेकर घर से भागने लगी। तब वह बोला, रुको, अलमारी में देखते हैं, अगर कोई कीमती चीज या गहने मिल जाए तो काम आएंगे। मेरा पति हमेशा अपनी अलमारी को ताला लगाकर रखता था। मैंने ताला खोला और देखा कि उसमें कुछ पैसे और एक डायरी थी। जाते समय मैंने वह डायरी साथ ले ली। उसमें उसने अपने प्यार की कबूलियत लिखी थी। उसमें लिखा था, मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता हूं। मुझे पता है कि वह मुझसे नफरत करती है, लेकिन एक न एक दिन वह मुझसे जरूर प्यार करेगी। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मुझे बस उसके चेहरे पर एक झलक, एक मुस्कान देखनी है, मेरे लिए। एक बार तो वह मुझे दिल से अपना माने और उसके मन में मेरे लिए जो नफरत है वह खत्म हो जाए। बस यही मेरी ख्वाहिश है। ये डायरी पढ़कर मैं जैसे जड़ हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक भयंकर गलती कर दी है। मैंने एक निर्दोष इंसान का खून कर दिया, और जिसके साथ मैं भागी थी उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके आकर्षक रूप ने मुझे धोखा दे दिया था। आकाश मुझे एक क्वार्टर में ले गया। वहां उसने पहले से ही एक कमरा बुक कर रखा था। हम अंदर गए और कुछ ही देर में वहां 3 और युवक आ गए। मैंने आकाश से पूछा, ये लोग कौन हैं? इन्हें क्या चाहिए? वह बोला, ये मेरे दोस्त हैं, तुम चिंता मत करो। तभी मुझे आकाश और उसके दोस्तों का एहसास हुआ। यह एक जाल था जिसमें मैं पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी। आकाश और उसके दोस्त मेरे पीछे दौड़ पड़े। आधी रात बीत चुकी थी। मैं सड़क के किनारे पागलों की तरह दौड़ रही थी और वे लोग मेरे पीछे थे। फिर मैंने एक बार फिर एक गाड़ी के सामने हाथ किया। उन्होंने गाड़ी रोक दी तो आकाश और उसके दोस्त भाग गए। वहां से मैं रेलवे स्टेशन पहुंची और कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। कराची में मैं इधर उधर भटक रही थी, खुद होश में नहीं थी। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। मुझे खुद को सजा देनी थी, और मेरी असली सजा यही थी कि ये पागल औरतें मुझे तकलीफ दें, क्योंकि मुझसे बड़ी पागल और कौन होगी। मैंने अपने विश्वास योग्य पति को खो दिया था, उसकी जान ले ली थी। ये औरतें मुझे नोचती हैं, मेरे बाल खींचती हैं, मुझे जख्मी कर देती हैं, और इसी में मुझे संतोष मिलता है। यही मेरी सजा है। अगर मैं चाहती तो अपनी जिंदगी खत्म कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हर पल मरने का फैसला किया है। मैं ही अपने अपराध की सजा भुगत रही हूं। मैं जिंदा रहकर पीड़ा सहना चाहती हूं। मुझे लगता है कि इन पागल औरतों को मेरा मांस नोच कर खा लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।